हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्दृष्टि अधिगम, जिसे हम अंग्रेजी में इनसाइट लर्निंग के नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ, जब आप अंतर्दृष्टि शब्द पर गहरी और पैनी निगाह डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। अंतर्दृष्टि, दृष्टि के अंदर दृष्टि। अगर हम इसको किसी एकेडमिक परिदृश्य में समझना चाहें तो किसी व्यक्ति, किसी घटना, कोई स्थिति, किसी वस्तु की सटीक और गहरी समझ हासिल करना, और वो भी अचानक से, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रोसेस के। अपने अंदर उमड़ रहे भावों को, उन सब का साक्षी होना एक प्रकार से अंतर्दृष्टि कहलाता है। अंतर्ज्ञान या मन के भीतर झांकना या बुद्धिमत्ता की आंख आदि आदि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जब हम आत्मज्ञान से भर जाते हैं, याद रखना मैं आत्मज्ञान की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो किसी समस्या से संबंधित, समाधान से संबंधित। मैं दर्शन शास्त्र वाले या आध्यात्मिक शास्त्र वाले आत्मज्ञान की बात मैं नहीं करता। अर्थात स्वयं के विचार प्रक्रिया के बारे में, स्वभाव भाव के बारे में दृष्टि अंतर्दृष्टि कहलाती। अब हम थोड़ा मनशास्त्र की ओर लौट चले। इसकी परिभाषा क्या है? किस प्रकार हम अंतर्दृष्टि को परिभाषित कर सकते? एनसीईआरटी की पुस्तक है, वो कहती है कि यह एक प्रक्रिया होती है। हमारे मन मस्तिष्क दोनों के मध्य चल रही एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समस्या का समाधान अचानक से व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं रहती। वहीं दूसरी ओर इसे एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा गया है, जहां पर प्राणी को, चाहे व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, अचानक से समस्या के समाधान का अनुभव हो। वो चाहे पहले कितनी प्रक्रिया कर चुका है, कितनी कोशिशें कर चुका है, उसको समस्या का समाधान नहीं मिलता है। लेकिन अंतर्दृष्टि वो प्रक्रिया है, वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, वो मन मस्तिष्क का ज्वाइंट एफर्ट है जिससे व्यक्ति को अचानक से समस्या के समाधान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अवेयरनेस हो जाती। ये अंतर्दृष्टि की परिभाषा है। अंतर्दृष्टि अधिगम, ये वाक्यांश कहां से आया? इसको जानने के लिए हम थोड़े ऐतिहासिक परिदृश्य से इसको देखते हैं और परिचय पर एक नजर डालते हैं। जर्मन मनशास्त्री वोल्फगंग कोहलर ने 1920 में अंतर्दृष्टि अधिगम नामक अवधारणा की प्रस्तुति दी। उन्होंने इसे बताया कि इस प्रकार का अधिगम भी कोई अधिगम होता है। अब वो इस प्रकार के अधिगम पर कैसे पहुंचे? उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, उसकी एक श्रृंखला उन्होंने निर्मित की, जिन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने उनके परिणाम निकाले और उन परिणामों के आधार पर उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम की अवधारणा प्रस्तुत की। जब वो प्रयोग कर रहे थे, टेनेरिफा एक द्वीप है अफ्रीका के पास, आप इस इमेज में देख सकते हैं नीचे जहां पर मैंने एरो लगाया है, वहां पर वो 6 साल रहे। चिंपांजियों पर उन्होंने प्रयोग किया और उन प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, और उसी पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया अंतर्दृष्टि अधिगम का। और जितने उन्होंने प्रयोग किए उनमें सबसे प्रसिद्ध जो प्रयोग रहा
वो रहा उस चिंपांजी के साथ जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रयोगों की उनकी श्रृंखला रही, जिसके आधार पर उन्होंने एक नए संप्रत्यय को प्रस्तावित किया, जिसे आज हम अंतर्दृष्टि अधिगम के नाम से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक अंतर्दृष्टि अधिगम की है कि ये अचानक और तत्काल घटित होता है। इसमें कोई प्रोसेस प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती। हो सकता है आंतरिक प्रोसेस प्रक्रिया चल रही होती है, जिसके आधार पर ये व्यक्ति के सामने एकदम से एक पिक्चर की माफिक उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति के पिछले अनुभव, जिसे हम टेक्निकली स्मृति के रूप में जानते हैं, वो अंतर्दृष्टि के घटित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो अनुभव उस समस्या से संबंधित हो या ना हो, जिस समस्या का समाधान हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति की स्मृति एक महत्वपूर्ण घटक होती है अंतर्दृष्टि अधिगम। मनोशारीरिक परिपक्वता अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया को प्रभावित। ये मनोशारीरिक परिपक्वता क्या है? मनो मतलब मनशास्त्रीय, साइकोलॉजिकल, शारीरिक मतलब फिजिकल। मैच्योरिटी, दोनों प्रकार की मैच्योरिटी या परिपक्वता ये मदद करती है व्यक्ति को अंतर्दृष्टि की घटना को घटित होने। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अगर मन शारीरिक रूप से कम परिपक्व है, तो हो सकता है उसके अंदर अंतर्दृष्टि की घटना घटित होने में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगे उसके जो मन शारीरिक रूप से परिपक्व है। अंतर्दृष्टि बुद्धि का एक फंक्शन होता है, अर्थात जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता होगी उसे कंपैरेटिव रूप से अंतर्दृष्टि की घटना घटित होने में कम समय। बुद्धि एक संज्ञानात्मक घटक है जो कि हमारी समस्या समाधान क्षमता को निखारता है। हमारे समायोजन में यह घटक योगदान देता है। सूचना के प्रसंस्करण में यह घटक योगदान देता है। स्मृति के निर्माण में यह घटक योगदान देता है। अर्थात बुद्धि एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंतर्दृष्टि में अपनी भूमिका निभाता है। अंतर्दृष्टि समस्या के घटकों की स्थानिक व्यवस्था पर निर्भर होती है। स्थानिक व्यवस्था क्या है? आप यूं समझिए, कोई समस्या आपके सामने है, उस समस्या के जितने घटक हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने टुकड़ों से मिलकर वो समस्या बनी है, उन घटकों के बीच में जो स्थान है, वो जो स्पेस है, वो किस प्रकार से, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उन घटकों का, उस पर भी अंतर्दृष्टि निर्भर करती है। अंतर्दृष्टि घटित होते ही समस्या के प्रति व्यक्ति का प्रत्याक्षण बदल जाता है। अर्थात पहले जिस पर्सपेक्टिव से हम समस्या को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, जब अंतर्दृष्टि की घटना घट जाती है, उसके पश्चात हमारा जो प्रत्याक्षण है उस समस्या के प्रति एकदम से बदल जाता है। ये लाजमी है, बदलना ही है, क्योंकि अब हम उस समस्या को समस्या ना लेकर एक समाधान के रूप में उसे परसीव करते हैं। वो समस्या नहीं रहती, अब वो सोल्व हो चुकी है। तो क्या होता है, अंतर्दृष्टि के बाद हमारा परसेप्शन उसके प्रति बदल जाए। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक संगठन। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है मनशास्त्र में। इसकी घटना अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती। प्रत्यक्षात्मक संगठन क्या है कि जब हम चीजों को परसीव करते हैं, उनको परसीव करने के बाद किस प्रकार से अपने मस्तिष्क में हमारी पुरानी सूचनाओं के आधार पर उसको ऑर्गेनाइज करते, संगठित करते हैं, उसे हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं।
और वो हमारी अंतर्दृष्टि को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अंतर्दृष्टि के आधार पर पुरानी घटनाएं, वस्तुएं, स्थितियां एक नए पैटर्न में व्यक्ति को दिखाई देने, ये बात हम पॉइंट नंबर 6 में कर चुके हैं। फिर भी जो पुरानी घटनाएं हैं, जो आपने परसीव कर रखी हैं, जो आपकी स्मृति में है, वो जो अभी अभी घटना आपके सामने थी, वो जो समस्या थी, वो सारे के सारे एक नए परिदृश्य में व्यक्ति को दिखाई देने लगे। अब वो घटना ना रहकर एक खेल हो जाती। समस्या के घटकों के बीच संबंध को समझना अंतर्दृष्टि की आधारशिला होती है, क्योंकि जब समस्या उत्पन्न होती है तो वो एक घटक को लेकर उत्पन्न नहीं होती, उसके कई सारे पहलू होते, कई सारे कंपोनेंट्स होते। उन कंपोनेंट्स के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ना कोई संबंध जरूर होता, और जब हम उन कंपोनेंट्स के बीच के संबंध को परसीव कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो समाधान खोजना आसान हो जाता है, और ये संबंध अंतर्दृष्टि की घटना को घटित होने में अपना एक योगदान देता है। और अंतिम विशेषता की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि विभिन्न संज्ञानात्मक घटकों जैसे आपकी चिंतन प्रक्रिया कैसी है, आपकी स्मृति कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका प्रत्यक्षण कैसा है, परसीव किए गई जो सूचनाएं हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसका प्रसंस्करण कितना तेजी से होता है, ये सारी चीजें मिलकर के अंतर्दृष्टि को अंजाम देती। अब अंतर्दृष्टि अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव क्या है? जीवन के इस सफर में जिन घटनाओं से हम रूबरू होकर चले हैं, और वो घटनाएं हमारे मस्तिष्क में स्मृति के पास अगर दर्ज हैं तो उन्हें हम अनुभव कह सकते हैं। वो घटनाएं हमें कुछ सिखा जाती हैं, वो घटनाएं हमें कुछ ज्ञान दे जाती हैं, वो घटनाएं हमें कुछ राह दिखा जाती हैं। वो सारी की सारी चीजें अनुभव के क्षेत्र में आती। जिस प्रकार से हम किसी भी समस्या को लेते हैं और उसका समाधान हम खोजते हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट होता है अनुभवों से। आपने बचपन में गणित की छोटी छोटी समस्याएं हल करना सीखा होगा। आज वो सीखा हुआ अनुभव आपको काम आता है कि किस प्रकार से जीवन से संबंधित घटनाओं को हम आसानी से हल कर सकते। तो ये अनुभव वो खजाना है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अनुभव व्यक्ति परक होते हैं, उनका स्वाद हम स्वयं ही जान सकते हैं, किसी के साथ भी हम साझा नहीं कर सकते। तो अपने अनुभवों को आप संजो कर रखिए, क्योंकि ये जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आपका सहयोग देने वाले। दूसरा घटक है बुद्धि। बुद्धि हमारे पास वो हथियार है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले चैलेंजेस से निपटने में इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है आपके जीवन को सहज और सफल बनाती। यह बुद्धि ही है जो हमें इंसान बनाती, जो हमें एक रैशनल प्राणी बनाती, जिसके माध्यम से हम तर्क देते हैं, जिसके माध्यम से हम समस्याओं के समाधान को खोजते हैं। तो बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है अंतर्दृष्टि की। तत्काल पर्यावरण, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, चाहे वो मनशास्त्रीय पर्यावरण हो, चाहे वो भौगोलिक पर्यावरण हो, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण, ये तीनों टाइप के पर्यावरण व्यक्ति की अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। इन पर्यावरण से अर्थ क्या है? पर्यावरण से अर्थ का मतलब है स्थिति जन्य कारक।
जो स्थिति, जो घटना, जो समस्या उत्पन्न हुई है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ कारक वहां पर होंगे। और वो कारक क्या हो सकते हैं? स्थानिक व्यवस्था, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो, अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण, इसके भौगोलिक वातावरण की मैं बात कर रहा हूं, उत्तेजक वातावरण यानी कि स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, ये सारे कई सारे स्थितिजनक कारक हैं जो कि अंतर्दृष्टि की घटना के घटित होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मनःशास्त्रीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मनःशास्त्रीय स्वास्थ्य। अगर हम मनःशास्त्रीय रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं। हम समस्या तो क्या, अपने जीवन को भी हम खुशी से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। अंतर्दृष्टि के विकास पर मनःशास्त्रीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर मन चंगा तो तन भी चंगा, अर्थात समस्या से निपटने में मनःशास्त्रीय स्वास्थ्य वो अद्भुत शास्त्र है जो हर समस्या के समाधान की कुंजी अपने हाथ में लिए है। यह महत्वपूर्ण है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम मनःशास्त्रीय रूप से स्वस्थ रहें और अपने चिंतन प्रक्रिया को पॉजिटिव रखें। और अंतिम बात करते हैं मनोशारीरिक प्रयास। ये सारे कारक अगर आपके पास हैं, उसके बावजूद अगर व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता है, ना शारीरिक रूप से करता है ना मानसिक रूप से करता है, तो समस्या हल होने वाली नहीं है, अंतर्दृष्टि की घटना घटने वाली नहीं है। जितना सार्थक और अधिक प्रयास व्यक्ति लगाएगा, याद रखना दोनों प्रकार के मनःशास्त्रीय और शारीरिक प्रयास उतने ही जल्दी, उतनी ही सटीक अंतर्दृष्टि उभर कर आएगी और समस्या के समाधान में हमें राह दिखाएगी। तो ये थे कुछ कारक जो कि अंतर्दृष्टि की घटना के घटित होने में अपना योगदान दें। दोस्तों, अगली हमारी परिचर्चा होगी प्राचीनतम अनुबंधन, अंग्रेजी में जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। वीडियो के कंटेंट्स और इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई क्रिटिकल कमेंट है तो वो आप मुझे लिख सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।